Good evening, students. I hope you all are well. तो हम वापस आ गए हैं अपनी क्लास के साथ जीएसटी की। तो हमारा चल रहा है चैप्टर 7 और ये है उसका लेक्चर नंबर 3। अभी भी कुछ बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि हमने चैप्टर 3 की क्लास रह गई है सर, चैप्टर 4 की क्लास रह गई है। बच्चों तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो टाइम पर? ये रूटीन कब मेंटेन करोगे कि टाइम पर लेक्चर्स को देख लो, जिससे आप लोगों का फायदा होगा। मेरा फायदा नहीं और नुकसान नहीं। अगर आप लोग टाइम पर लेक्चर्स देखोगे, एक रूटीन बनेगा, एक डिसिप्लिन बनेगा। एंड सीए इज ऑल अबाउट अ डिसिप्लिन, एजुकेशन इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, सीएस इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। तो लाइफ इंसान और जानवर में इतना ही अंतर है। इफ वी आर डिसिप्लिन वी आर ह्यूमन, इफ वी आर नॉट डिसिप्लिन वी आर एनिमल्स। कुछ एनिमल्स भी डिसिप्लिन होते हैं, दे आर इक्वल इन टू ह्यूमन, एंड देयर आर सम ह्यूमंस दोज आर इनडिसिप्लिन, दे आर टेक्निकली इक्वल इन टू एन एनिमल। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज रोज लेक्चर देखो जो मैं अपलोड कर रहा हूं। 4-4, 5-5 दिन के बाद भी कहते हो अभी रह गया, दैट्स रियली 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 नॉनसेंस। ओके, तो हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे गेस्ट हैं क्लास में, क्लास में आए हैं मिस पेपा पिग। फाइन, आई होप आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे। मैं सारे कार्टून जानता हूँ, मेरी डॉटर सारे कार्टून देखती है, और अगर कहीं कार्टून का कंपटीशन हुआ ना तो मैं उसमें नंबर 1 प्राइज लेकर आऊंगा। हर कार्टून मैं जानता हूँ, एवरीथिंग, किस चैनल पे आता है, क्या कार्टून है, क्या स्टोरी है, क्या कैरेक्टर्स है, आई नो एवरीथिंग। खैर चलिए छोड़ते हैं फालतू बातों को और पढ़ाई पर आते हैं। चैप्टर 7 डिस्कस कर रहा है रजिस्ट्रेशन के बारे में। और हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन में एक है सेक्शन 22, एक है सेक्शन 24 इन केस ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में सेक्शन 22 बात करता है टर्नओवर लिमिट बेस्ड, एंड सेक्शन 24 बात करता है ट्रांजैक्शन वाले केसेस में। ट्रांजैक्शन वाले केसेस में हमने ऑलमोस्ट सारे पढ़ लिए थे। एक वो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रह गया था, उसको मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं। कहानी क्या है, जब हम कोई भी गुड्स ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू बेचते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर वो लोग जो किसी और का गुड्स ऑनलाइन बेचने का काम करते हैं। दे आर लाइक एन एजेंट, जैसे कि स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, अमेजोन है, जबोंग है, मंत्रा है, एटसेट्रा, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो ये अपने प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, ये किसी और मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट अपने पोर्टल के थ्रू बेचते हैं। अंडरस्टूड? और उसका इन्हें कमीशन मिलता है। अब ये जो ई कॉमर्स वाला काम है, इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, आप समझते ही होंगे। एक होता है इसमें कस्टमर, एक होता है इसमें सप्लायर, डायग्राम उल्टा हो गया, सीधा कर देते हैं। तो एक होता है इसमें सप्लायर, चाहे तो वो ई कॉमर्स के थ्रू क्या बेचता है, अपने गुड्स, या तो वो सप्लायर ऑफ गुड्स होगा या सप्लायर ऑफ क्या होगा बच्चों, सर्विस। ओके, अब एक होता है इसमें वो चैनल जिसके थ्रू ये पोर्टल से बेचा जाता है। इट कैन बी फ्लिपकार्ट एटसेट्रा, पेटीएम एटसेट्रा, ठीक है। दे आर कॉल्ड ई कॉमर्स ऑपरेटर। जब हम ईसीओ की बात करते हैं तो हम इन पोर्टल की बात करते हैं जिनके थ्रू सप्लायर अपना गुड्स कस्टमर के पास तक पहुंचाता है। तीसरी पार्टी कौन हो गई, कस्टमर, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं रजिस्ट्रेशन का क्या स्टोरी है यहां पर, और यहीं पर हम एक टीसीएस की स्टोरी और पढ़ेंगे। तो इस डायग्राम में आपको 2 चीजें सीखने के लिए समझ आएंगी। एक तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में रजिस्ट्रेशन किसको कराना है, कौन सा कराना है, और दूसरा कि इसमें टीसीएस का एक कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे टीडीएस ऑफ जीएसटी है, वैसा ही ऑलमोस्ट टीसीएस ऑफ जीएसटी है। कैसे ये कहानी चलती है देखिए। अब ईसीओ जो है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, उसके लिए जीएसटी कहता है रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। मतलब ये ट्रांजैक्शन बेस में आता है। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर की तरह बिजनेस हमारी कंट्री में करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, बिकॉज यहां टर्नओवर इररिस्पेक्टिव है।
आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी और कौन से सेक्शन में चला जाता है, सेक्शन 24 में, यानी कि ट्रांजैक्शन बेस वाले रजिस्ट्रेशन में। क्लियर? अब ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर को तो रजिस्ट्रेशन कराना नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन किन्हें कराना है, ईसीओ का प्रोविजन पढ़ेंगे और सप्लायर के बारे में पढ़ेंगे। तो ईसीओ में तो आप समझ गए कि ईसीओ का रजिस्ट्रेशन हो गया मैंडेटरी, पहली बात हो गई खत्म। अब आते हैं सप्लायर के केस में। तो अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हैं, मतलब ईसीओ के थ्रू आप अपने क्या बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं, तो आपके लिए भी रजिस्ट्रेशन क्या है, मैंडेटरी अंडर सेक्शन 24। जब हम 24 लिखते हैं उसका मतलब ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ट्रांजैक्शन बेस्ड रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो इफ यू आर अ सप्लायर ऑफ गुड्स यू हैव टू रजिस्टर अंडर जीएसटी। और ईसीओ वाले केस में मैं आपको वहां भी पढ़ा चुका हूं, कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती, न ईसीओ को मिलती है, और अगर आप ईसीओ के थ्रू माल बेचने वाले सप्लायर हैं तो भी आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, आप सिर्फ नॉर्मल स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सर्विस के केस में कहानी क्या है, सर्विस के केस में थोड़ा सा स्टोरी बदल गई। उन्होंने कहा अगर आप एक सर्विस सप्लायर हैं और आपका टर्नओवर अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट बनता है, यानी कि कुछ स्टेट में 10 लाख, टीना मामी 10 लाख, पुट मैसीन अरुणाचल प्रदेश 20 लाख और बाकी वाले में 20 लाख। तो अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है, यानी कि 10 लाख 20 लाख तक, दो ही केस आएंगे ऑफकोर्स। तो अगर आपका टर्नओवर 10 या 20 तक है तो आपके पास चॉइस है सप्लायर के पास कि चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा ले वॉलेंटरली और चाहे तो रजिस्ट्रेशन ना कराए। ये चॉइस गुड्स वाले केस में नहीं है। अगर आप गुड्स को सप्लाई करेंगे एसीओ के थ्रू तो रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, लेकिन अगर आप सर्विस को सप्लाई करेंगे एसीओ के थ्रू तो उसमें गवर्नमेंट कहता है स्टेट वाइज जो भी एग्जेम्पशन है हम वो एडवांटेज आपको दे रहे हैं। तो अगर आपका टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख तक है तो या तो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे और या तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कराया तो अच्छी बात, जीएसटी का प्रोविजन आप पर लग गया, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो सप्लायर किसको मान लिया जाएगा, ईसीओ को। ये है कहानी में ट्विस्ट। जब सप्लायर रजिस्ट्रेशन कराएगा इस केस में और इस केस में, तो ईसीओ को क्या माना जाता है, ईसीओ एज एन एजेंट ट्रीट करते हैं। और अगर सर्विस वाले केस में सप्लायर रजिस्ट्रेशन ना कराए तो फिर ईसीओ को ही सप्लायर मान के सारे कंप्लायंसेस ईसीओ को करने पड़ते हैं। अभी समझाऊंगा, देखो कैसे। तो या तो थ्रेशोल्ड लिमिट तक हो गए या थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर हो गए, एक्सीडिंग थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड मतलब एग्जेम्प्टेड लिमिट। अब अगर इससे ऊपर हो तो ऑटोमेटिक आपने क्या करा लिया होगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। चाहे वॉलेंटरली कराया हो चाहे कंपलसरी कराया, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, मतलब 3 केसेस की बात हो गई, इसमें रजिस्ट्रेशन, इसमें अपनी मर्जी से और इसमें कंपलसरी। तो अगर आप एज अ सप्लायर रजिस्टर्ड हैं तो जिसके थ्रू माल बेचेंगे उसे क्या बोलेंगे, ईसीओ, मतलब आपका एजेंट। एक सिचुएशन सिर्फ ये हो सकती है, जैसे सर्विस के सप्लायर कौन है, जैसे मेक माई ट्रिप, वो होटल्स की क्या देते हैं, सर्विसेज। होटल्स उनसे कांटेक्ट करते हैं और वो होटल्स के बारे में गो आईबीबो, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो ऐसे उबर, सॉरी उबर कहां से, हाँ उबर भी है आपका, एक अर्बन क्लैप करके आता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है एसी क्लीनिंग की, ब्यूटी पार्लर एक्सेट्रा की। दे आर एग्जांपल ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस वाया ईसीओ। तो उसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन ले लें तो इसको क्या माना जाएगा, ईसीओ को एजेंट, ईसीओ ही माना जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा एक छोटा सा होटल है और उसका टर्नओवर 20 लाख तक या उससे कम है और मैंने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और मैंने उसे मेक माई ट्रिप पर चढ़ा दिया है बेचने के लिए रूम्स को रेंट पे, तो अब ऐसे केस में मैं रजिस्टर्ड नहीं, तो अब मेक माई ट्रिप को क्या मानेंगे, ईसीओ नहीं, वी विल एज्यूम इट एज अ सप्लायर। तो ईसीओ को सप्लायर भी माना जा सकता है और ईसीओ को एजेंट भी। ईसीओ को सप्लायर सिर्फ कब माना जाएगा, जब सप्लायर रजिस्टर्ड ना हो, और वो एक ही सिचुएशन है। बाकी सब में तो ऑटोमेटिक सप्लायर को ही सप्लायर मानेंगे, ईसीओ को एजेंट।
इसका इंपैक्ट क्या होगा? अब ईसीओ को रजिस्ट्रेशन कराना तो मैंडेटरी है। एक केस में तो इसे क्या माना जाएगा? एजेंट, मतलब 3 केस में टेक्निकली, और एक केस में इसे क्या मान लिया जाएगा? इक्विवेलेंट टू सप्लाई। कौन से वाले केस में? देखो ये बन गया हमारा स्टार। इस वाले केस में ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज सप्लायर, और बाकी सारे केसेस में ईसीओ क्या माना जाएगा? हमारा टेक्निकली एजेंट। टेक्निकली ईसीओ की तरह ही ट्रीट करा जाएगा इन तीनों केसेस में। इससे इंपैक्ट क्या आएगा? अगर ईसीओ को सप्लायर मान लिया गया तो सारा जीएसटी कंप्लाइंस किसके ऊपर आ जाएगा? ईसीओ के ऊपर। मतलब उसमें हम मेक माई ट्रिप को, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, मेक माई ट्रिप एटसेट्रा, उसी को सप्लायर मान लेंगे। होटल भले मिस्टर ए का है, लेकिन हम किसका मानेंगे अब? कि वो मेक माई ट्रिप का होटल, उन्होंने उसे किराए पर उठाया और उसके रेंट पर हमें जीएसटी किससे लेनी है? मेक माई ट्रिप से। हमें इससे मतलब नहीं कि वो होटल था किसका। गॉट इट? लेकिन जो बाकी तीनों केसेस हैं उसमें ईसीओ को क्या मानेंगे? एजेंट। और एजेंट को जमा करना पड़ेगा टीसीएस 1%। कैसे? कि मान लीजिए सप्लायर ने कोई आइटम कस्टमर को बेचा है वाया फ्लिपकार्ट, एमएमटी या पेटीएम के थ्रू। हमने बेचा है वाया, इसके थ्रू कर देते हैं, हटा देते हैं, कस्टमर 10,000 रुपए, कस्टमर से मिले 10,000 रुपए, और उस पर जीएसटी है मान लीजिए 6%, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अब अगर आईजीएसटी लगाए तो पूरा 12 लगेगा, वरना 6% यानी कि 600 और 600। तो ये जो पैसा है 1200 रुपए यानी कि 11,200 रुपए, ये किसके पास आते हैं? पेटीएम के पास, फ्लिपकार्ट के पास। ये लोग ये पेमेंट लेते हैं। अब अगर फ्लिपकार्ट, पेटीएम या मेक माई ट्रिप इस कैटेगरी में गया तो पूरे 1200 रुपए जमा करने की लायबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी? ईसीओ के ऊपर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो हम इसी को क्या मान लेंगे? सप्लायर। तो ये पूरा 1200 जमा कराने की लायबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी? हमारे इसके पास, यानी कि इसमें 1200 रुपए जमा कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ईसीओ के ऊपर। लेकिन जो बाकी तीनों केसेस हैं जिसमें सप्लायर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उस केस में रूल है कि जो भी टैक्स का पैसा आएगा, मतलब इस केस में कितना? 600, 600, 1200 रुपए, उसमें से 1% टीसीएस के नाम पर ईसीओ काट लेगा। जैसे टीडीएस के नाम पर गवर्नमेंट काट के देती है 2%, यहां काटा जाएगा 1%, मतलब 0.5, 0.5, 5.5 आएगा। टोटल वहां से मिलेगा कस्टमर से 6 और 6, लेकिन जो हमारे खाते में जमा होगा 600, 600, उसमें से हम 0.5% हटा देंगे। तो 0.5%, 0.5% मतलब कितना हो गया? 1% का टीसीएस, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। ये हम इसमें से निकालकर डायरेक्टली गवर्नमेंट को कौन जमा कराएगा? ईसीओ। और बाकी 5.5 कौन जमा कराएगा? सप्लायर। उसके पास पहुंचेगा 5.5। बिल्कुल वैसे ही जैसे टीडीएस में अगर 12% है तो 2% गवर्नमेंट काट लेती है, 2% गवर्नमेंट जमा करती है जीएसटी डिपार्टमेंट को, और बाकी 10% सप्लायर को जमा करना पड़ता है। तो ईसीओ अगर क्या बन गया? एजेंट, तो वो 0.5 काट लेगा, यानी कि हमारे केस में 100 रुपए काट लेगा, 50 और 50, तो 100 रुपए जमा कराएगा ईसीओ एज आ टीसीएस। किसके ब्याह पर? इसी सप्लायर के ब्याह पर। और बाकी के जो 1100 रुपए 5.5 रिसीव होगा सप्लायर को, वो अपने पास से जमा कराएगा। तो इसमें मैंने आपको 2-3 चीजें सिखाई हैं, अच्छी तरह समझिए। इस डायग्राम से आपको 2 कंसेप्ट सीखने में हेल्प मिलेगी। एक, व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ टीसीएस। जीएसटी में सिर्फ एक ही केस में टीसीएस लगता है, जैसे एक ही केस में टीडीएस लगता है। अगर एग्जाम में पूछे बताइए टीसीएस कब एप्लीकेबल है, तो हम लिखेंगे ओनली इन केस ऑफ ईसीओ। उसमें भी तब व्हेन सप्लायर इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट, देन ईसीओ विल डिडक्ट 1% एज टीसीएस। अब वो पूछता है बताइए ईसीओ को सप्लायर कब माना जाएगा, तो हम बोलेंगे सिर्फ उन केसेस में जब सप्लायर रजिस्टर्ड ना हो और ईसीओ के थ्रू अपनी सर्विस दे,
तो उस केस में ईसीओ को ही सप्लायर मानकर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर आएगी। टीसीएस में सिर्फ टीसीएस जमा करना है, बाकी ईसीओ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रिटर्न फाइलिंग की नहीं आती। बट अगर सप्लायर मान लिया गया तो सारा कंप्लाइंस करना पड़ेगा। एग्जामिनर ये पूछ ले, बताइए किन केसेस में ऑप्शनल है रजिस्ट्रेशन कराना इन इफ वी आर प्रोवाइडिंग सप्लाई ओवर ईसीओ। तो सर्विस वाले केस में सिर्फ पॉसिबल है जब आपका टर्नओवर एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस ना करे। तो उस केस में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो भी आप ईसीओ के थ्रू सर्विस दे सकते हैं। पहले इस केस में सिर्फ 3 सर्विस के लिए एग्जेम्पशन थी। वन वॉज होटल सर्विसेज, दूसरा था हाउसकीपिंग सर्विसेज, तीसरा था रेंट अ कैब सर्विसेज। मतलब होटल एमएमटी आप समझ गए, होटल सर्विसेज। अर्बन क्लैब हो गया एक तरह से जो हाउस कीपिंग सर्विसेज देते हैं, और एक हो गया आपका उबेर एंड ओला, वो भी ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं। तो पहले सिर्फ 3 के लिए चॉइस थी कि रजिस्ट्रेशन कराएं या ना कराएं। अब सबके लिए प्रोविजन बना दिया गया है कि सर्विस प्रोवाइडर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है तो रजिस्ट्रेशन कराना उसकी चॉइस है, और अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराता तो सारी लायबिलिटी आ जाती है इधर। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बता दूं, जब आप ईसीओ के पास जाएंगे अपनी सर्विस या गुड्स देने, तो वो हमेशा क्या बोलेगा कि अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा। कभी भी ईसीओ ये वाला हेडेक अपने सर पे नहीं लेगा। ये वाला तो आसान है, पैसे काटे, टैक्स काटा, बाकी छोड़ दो, खत्म। यहां कंप्लाइंस सारा किसके सर पर आएगा? ईसीओ के सर पर। तो भले ही आप इस वाली कैटेगरी में फॉल करते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में बोल रहा हूं, लेकिन आप ईसीओ के पास जाओगे तो वो आपका तब तक पोर्टल पे नहीं डालेंगे डिटेल जब तक कि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ना करा ले। हाँ, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि हमारे पास चॉइस है इस वाले केस में। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आइए इसे रीड करते हैं। पेज नंबर था हमारा, इससे आपके 3 पॉइंट कवर हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 8 आ रहा है पहले। एज स्टेटेड इन सेक्शन 9(5) of CGST Act 17, the government may, on the recommendation of the council by notification, specified category of services, the tax on intrastate supply of which shall be paid by the e-commerce operator. तो 9(5) में सर्विस वाले केस में स्पेसिफाइड होती है, जिनमें टैक्स अपनी जेब से कौन जमा करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर। पहले सेक्शन 9(5) में 3 सर्विस के लिए था, अब सबके लिए आ गया। shall be paid by the ECO if such service are supplied through it। और वो अपने पास से किस तरह से टैक्स जमा करेगा? बिल्कुल ये मानते हुए जैसे कि सर्विस वो खुद से प्रोवाइड कर रहा था। And all the provision of this act shall apply to such electronic commerce operator as if he is the supplier liable for paying the tax in relation to the supply of such services। इसके बाद आते हैं, इसका पॉइंट था पॉइंट नंबर 13, सप्लायर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विस। इसके बारे में बात कर रहे हैं। इनको हमेशा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, इस वाले केस को छोड़कर। तो पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विस बोथ अदर देन सप्लाइड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9 थ्रू द ईसीओ हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। तो अगर वो ईसीओ टीसीएस जमा करने वाला है, सिर्फ टीसीएस, तो भी उस केस में रजिस्ट्रेशन आपको लेना मैंडेटरी है। सप्लायर की बात हो रही है। और लास्ट में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, उन्हें तो रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता ही, क्योंकि उन्हें या तो टीसीएस देना है तब भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, या उन्हें सप्लायर माना जाएगा तो भी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है। तो ये तीनों पॉइंट में हमने पूरे कंप्लीट प्रोविजन डिस्कस कर लिए। आइए इसके बाद पॉइंट नंबर 16 तक हमने डिस्कस कर लिया था। पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, वो लोग कौन है जिन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं। तो कहते हैं वो लोग, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, जिनकी कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, 100% एग्जेम्प्ट है, 100% नॉन टैक्सेबल है, 100% जीरो रेट वाली है, दे आर नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। दोबारा लिखा है मैंने, आई डोंट नो व्हाई। The following person have been specifically kept out of the purview of registration under GST. Person supplying exempted goods or services or goods or service which are not liable to tax under GST. An agriculturist to the extent of supply of produce out of cultivation of land. Analysis registration process क्या होता है GST का, आइए उसे पढ़ लेते हैं। Procedure for registration governed by section 25 of the CGST Act, read with chapter 3, registration of central goods and service tax rule 17. Relevant provision of CGST rule 17 have been incorporated at the relevant places.
Further, special provision have been provided for registration of casual taxable person and non-resident taxable person under section 27. बाकी सबके लिए नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। कैजुअल टैक्स पेयर और नॉन रेजिडेंट को प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता, सिर्फ एक स्पेसिफिक नंबर लेना पड़ता है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बेस पर सिर्फ टैक्स जमा कराना है, बाकी कंप्लायंसेस नहीं कराने होते, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कंसेप्ट ऑफ डीम्ड रजिस्ट्रेशन हैज बीन इलैबोरेटेड इन सेक्शन 26। डीम्ड रजिस्ट्रेशन क्या है वो भी प्रोसीजर में अभी पढ़ाऊंगा। अंडर जीएसटी द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज टू बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली एट द जीएसटी कॉमन पोर्टल। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप जीएसटी की साइट पर जाएंगे और उस साइट पर ये रहा उसका एड्रेस www.gst.gov.in, ड्यूली साइंड और वेरीफाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड और आधार ओटीपी। देखिए मोर और लेस रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस थोड़ा सा वैसा ही है जैसे कि हम अपना एक ईमेल अकाउंट या फिर अपना सोशल नेटवर्किंग पे कोई अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद उसके थ्रू कोई डिटेल सबमिट करनी होती है, तो ऑलमोस्ट वही प्रोसेस है। सोशल नेटवर्किंग को तो छोड़ देते हैं, वहां फोटोग्राफ वगैरह लगाते हैं, वो छोड़कर एक ईमेल अकाउंट बनाने का और उससे एक फाइल भेजने का जो प्रोसेस है, देखिए वो शॉर्ट में कुछ ऐसा होता है कि अगर मुझे अपना एक ईमेल आईडी किसी को भेजना है, ईमेल से कोई फाइल भेजनी है, तो मुझे पहले एक साइट पे जाना पड़ेगा, चाहे वो याहू हो, चाहे वो रेडिफ हो, चाहे वो जीमेल हो या गूगल हो। वहां जाकर अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, वो हमसे यूजर आईडी मांगेगा, फिर अपना यूजर आईडी लिखेंगे हम, फिर बाकी इंफॉर्मेशन मांगेगा, वो हम सारी झूठ भर देंगे बहुत सारी, फिर उसके बाद एक अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे हम। और ऐसा करने पर हमारा एक आईडी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें कभी किसी को मेल भेजनी है या कोई फाइल ट्रांसफर करनी है तो साइट पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, आईडी डालेंगे, वो हमारा पोर्टल खुलेगा, उसके बाद उसमें कंपोज करेंगे मेल, या रीड करेंगे या राइट करेंगे। कोई फाइल अटैच करनी है, फाइल को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, अटैच करेंगे और सेंड कर देंगे। लगभग काफी कुछ प्रोसेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन का ऐसा ही है। मतलब ये प्रोसेस मतलब इतना सिंपल नहीं, हाँ थोड़ा बहुत इसे करने का तरीका लगभग ऐसा ही है। प्रोसेस कैसे है कि अब हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है तो हमें साइट में किसकी जाना पड़ेगा, इस वाले पोर्टल पे www.gst.gov.in। यहां पर जब आप जाएंगे तो वो आपसे आपका लॉगिन करवाएगा। लॉगिन के लिए आपका मांगेगा आधार नंबर, आपका मांगेगा पैन नंबर, एक मांगेगा फोन नंबर और एक मांगेगा आपका ईमेल आईडी। जैसे कि व्हाट्सएप पे जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे ओटीपी भेजता है ना उसी नंबर पर, जिससे कि कोई गलत नंबर पर उसे यूज ना करे। तो जो आप फोन नंबर देंगे उस पर ओटीपी और जो ईमेल आईडी देंगे उस पर एक ओटीपी आएगा। उसे आप जब सबमिट करेंगे तो वे मान लेगा कि हाँ आप एक सही पर्सन है, जिसने फोन नंबर दिया है वही रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है। ठीक है, ओटीपी आने के बाद हम उस साइट को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वो हमसे हमारे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिटेल्स मांगेगा। क्या क्या मांगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका बिजनेस का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, एड्रेस प्रूफ में मांगेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसके अलावा आपके बैंक डिटेल मांगेगा कि बताइए बैंक में अकाउंट है या नहीं। अगर आपका है और आप सबमिट करना चाहते हैं डिटेल्स तो सबमिट करेंगे। क्या बिजनेस करोगे, नेचर ऑफ बिजनेस पूछेगा आपसे कि आप सर्विस देना चाहते हैं, गुड्स देना चाहते हैं, दोनों देना चाहते हैं, कौन सी सर्विस कौन से गुड्स देना चाहते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन आपसे फिलअप कराएगा एक फॉर्म पर। कहां आपका ऑफिस है, ब्रांचेस हैं कि नहीं, ब्रांचेस हैं तो कहां पर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, कैसा रजिस्ट्रेशन है, कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी है, नॉर्मल स्कीम लेनी है, सब पूछेगा, सब पूरा। और ये सब होने के बाद आप एप्लीकेशन सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है विद डॉक्यूमेंट कहां पहुंच जाएगी, उन ऑफिसर के पास जो उसको एनालिसिस करते हैं। अब जब हम सबमिट कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स लगाकर तो डिपार्टमेंट के पास जो टाइम है हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का वो है 3 वर्किंग डेज। आज आपने एप्लीकेशन दी तो अगले तीसरा दिन जब खत्म होगा उसके बाद तक आपको गवर्नमेंट बता देगी कि हमने आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया है या नहीं। अगर 3 डेज के अंदर आपके पास कोई इंटीमेशन ना आए तो उसे कहते हैं डीम रजिस्ट्रेशन। मतलब ये मान लो कि आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो गया अगर विद इन 3 डेज कोई भी इंफॉर्मेशन आप पर नहीं आती। तो वो लोग करते क्या है, विद इन 3 डेज या तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देते हैं अगर डॉक्यूमेंट सही लगते हैं, अदरवाइज उसे रिजेक्ट कर देते हैं, कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि एड्रेस प्रूफ ठीक नहीं है,
आपकी फोटोग्राफ ठीक नहीं है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस ठीक नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई भी, और ऑब्जेक्शन की इंटीमेशन आपको 3 दिन के अंदर भेज देते हैं कि मिस्टेक क्या है। अब आपको ऑब्जेक्शन को रेक्टिफाई करना होता है और रेक्टिफाई कर आपको रीसबमिट करनी होती है अपनी एप्लीकेशन। रीसबमिट करने के बाद वो लोग 7 डेज का टाइम लेते हैं, 7 डेज का, ठीक है। 7 वर्किंग डेज में अब डिपार्टमेंट बताता है कि क्या हम आपका अब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या अभी भी क्या है गलती है, और अगर अब भी गलती है तो फिर ऑब्जेक्शन नहीं, रिजेक्ट कर देंगे, दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन दो। और अगर इन 7 दिनों में गवर्नमेंट कुछ नहीं कह पाई तो अभी उसे क्या मान लिया जाएगा, डीम रजिस्ट्रेशन। आगे लिखा हुआ है सब। तो डीम रजिस्ट्रेशन 2 सिचुएशन में होता है। पहला, जब सबमिशन है उसके 3 दिन के अंदर एप्लीकेशन का जवाब नहीं आया, वर्किंग डेज, तो डीम रजिस्ट्रेशन। ऑब्जेक्शन के बाद सबमिट करने के बाद 7 डेज के अंदर अगर नहीं आया तो डीम रजिस्ट्रेशन माना जाता है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज डीम रजिस्ट्रेशन, तो हमें दोनों केसेस लिखकर आने पड़ते हैं। आइए प्रोसेस में डिस्कस करने के लिए अब हम, तो around 30 forms and format have been prescribed in CGST Rule 2017 for every process in the registration chain, such as application for registration, acknowledgement, query, rejection, registration, certificate, show cause notice for cancellation, reply, cancellation, amendment, field visit report, etc. There are standard formats. This makes the process uniform all over the country. The decision-making process will also be fast. Strict timelines have been stipulated for completion of different stage of registration process. Where and by when to apply? Person who is liable to be registered under section 20 to 24, जो section 22 या 24 में registration चाहते हैं, मतलब turnover base या transaction base, मतलब compulsory registration. तो in every such state territory in which he is so liable, तो जितनी उनकी states में offices हैं उन सबके सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी। एक ही स्टेट में जितने भी ब्रांचेस हैं उनका आप सिंगल चाहे तो सिंगल ले लें या चाहे तो सेपरेट भी ले सकते हैं, बट अगर स्टेट अलग अलग है तो रजिस्ट्रेशन सेपरेट लेना मैंडेटरी होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन, जिस दिन आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई रजिस्ट्रेशन की, जैसे आपका टर्नओवर मान लीजिए क्रॉस कर गया 40 लाख को, आगरा में आप बिजनेस करते हैं गुड्स का, आज आपका टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर गया, तो आज से अगले 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देनी। या ट्रांजैक्शन बेस वाले में आप आ गए तो भी आपको जिस दिन लायबिलिटी अराइज होगी रजिस्ट्रेशन की, टर्नओवर बेस या ट्रांजैक्शन बेस में, उसके 30 दिन में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को हम पढ़ चुके हैं, 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देना जरूरी है, क्योंकि इसको टैक्स भी 5 डेज पहले जमा करना पड़ता है। एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू कमिसमेंट ऑफ बिजनेस, चाहे आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या फिर नॉन रेजिडेंट। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट तो 90 डेज तक वैलिड रहता है। पिछले लेक्चर में मैंने शायद बोला है 30 डेज, पुरानी लिमिट थी, अमेंडमेंट है और है 90 डेज। आगे नोट्स में 90 डेज ही लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, देखिए एग्जांपल पर। सुगम सर्विसेज लिमिटेड इज एंगेज्ड इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस इन मध्य प्रदेश। द टर्नओवर ऑफ सुगम सर्विस लिमिटेड एक्सीड 20 लाख। मध्य प्रदेश में कौन सी लिमिट लगेगी? 20 लाख की सर्विस के लिए। ऑन 1 नवंबर इट इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड बाय 1 दिसंबर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। 30 दिन के अंदर इसको एमपी में अपना रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। नहीं कराने पर क्या होगा? पेनल्टी। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन ये हम पढ़ चुके हैं, 1 रजिस्ट्रेशन पर स्टेट कम से कम हमें चाहिए। Registration needs to be taken state wise. There are no centralized registration under GST. पुराने एक्ट में सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन था, मतलब आपके 10 स्टेट में ऑफिस हैं, तब भी आप किसी एक स्टेट में हेड ऑफिस बना लो और बाकी सबको ब्रांच बना लो, मतलब उसी एक रजिस्ट्रेशन से दूसरे स्टेट्स की ब्रांचेस को भी चला सकते थे। जीएसटी में ऐसा नहीं। Business entity having its branches in multiple states will have to take separate state-wide registration for the branches in different states. हाँ, ये है, एक स्टेट में हमारी 10 ब्रांचेस हैं, तो उन 10 का एक हेड ऑफिस बनाकर बाकी 9 को ब्रांच बनाकर रजिस्ट्रेशन एक कर सकते हैं। दूसरी स्टेट में 5 ब्रांचेस हैं, तो उनमें से किसी एक को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब हेड ऑफिस बोलकर बाकी 4 को ब्रांच बनाकर एक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और आप चाहें सबके अलग अलग रजिस्ट्रेशन, मोस्ट वेलकम, गवर्नमेंट कहती है करा लीजिए। फर्दर विद इन स्टेट का रूल आ गया, जो मैं आपको बता रहा था, उसमें ऑप्शनल है, चाहे तो आप एक कराएं चाहे तो आप मल्टीपल कराएं।
An entity with different branches would have single registration wherein it can declare one place as principal place of business. जिसे हम हेड ऑफिस कहते हैं उसे यहां पर कहते हैं PPOB. Another branches as additional place of business APOB और separate registration as he want. एक को हेड ऑफिस बाकी सबको ब्रांच बना सकता है या चाहे तो सबका रजिस्ट्रेशन सेपरेट ले सकता है. Separate registration for different branches within a state or territory may be granted. Although a taxpayer having multiple business in one state is not mandatorily required to obtain separate registration for each such vertical in the state. Vertical मतलब branch. He has an option to obtain independent registration with respect to each such separate business. Individually भी ले सकता है और चाहे तो combined भी कर सकता है. Registration under composition levy. इसके बारे में हम कंपोजिशन में बात भी कर चुके हैं कि कंपोजिशन लेवी का रूल एक तो ये पढ़ा दिया था कि या तो सारी, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम या नॉर्मल स्कीम पेन नंबर के हिसाब से निकलती है, क्योंकि हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं और एग्रीगेट टर्नओवर पेन नंबर के हिसाब से, और इसी पेन नंबर के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको स्कीम कौन सी मिलेगी, कंपोजिशन या नॉर्मल. और पेन नंबर तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी किसी भी स्टेट में ब्रांचेस हो सबके क्या होता है, सेम. तो वहां पर एक रूल पढ़ाया था कि या तो सारी ब्रांचेस को नॉर्मल स्कीम मिलेगी ऑल ओवर इंडिया की, चाहे रजिस्ट्रेशन नंबर सेम हो या अलग, या फिर सब सिर्फ कौन सी स्कीम में आएंगे, कंपोजिशन स्कीम में. एक बिजनेस एक पेन नंबर पर चाहे ब्रांचेस सेम स्टेट में हो या अलग, दो स्कीम नहीं चल सकती. या तो सारी ब्रांचेस कंपोजिशन में जाएंगी या तो सारी नॉर्मल में. एक और बताया, एक भी ब्रांच अगर हमारी उन 8 स्टेट में है जहां लिमिट कंपोजिशन की कम वाली लगती है 75 लाख, तो एक हमारी ब्रांच वहां पर है, बाकी सारी 150 लाख वाली में है, तो कंपोजिशन की लिमिट कौन सी वाली मानी जाएगी, सबके लिए मिलाकर एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख. ओके. If one of the branch business vertical of a taxable person is paying tax under normal levy, अगर एक ब्रांच नॉर्मल लेवी में दे रही है टैक्स तो सारी ब्रांचेस में जाएंगी नॉर्मल में इंक्लूडिंग हेड ऑफिस. और सेकंड कहता है अगर एक ब्रांच इनएलिजिबल हो गई, एक ब्रांच कंपोजिशन से बाहर निकल गई, 10 ब्रांचेस में कंपोजिशन थी, एक इनएलिजिबल हुई, तो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, इनएलिजिबल, सारी की सारी नॉर्मल में जाएंगी. मतलब कहने का मतलब या तो सारी ब्रांचेस हेड ऑफिस रहेंगे कंपोजिशन में, या तो सारे ब्रांचेस हेड ऑफिस किस में रहेंगे, हमारे नॉर्मल स्कीम. Meethalal and Son, a supplier in Delhi has 3 branches, 2 engage in supply of garments and 1 engage in supplies of shoes. While as per the erstwhile provision, Meethalal and Son could obtain only registration, one for business vertical of garments and another for business vertical of shoes. पहले क्या रूल था, अब now it can obtain separate GST registration for each 3 branches. तो आप चाहे तो तीनों के अलग अलग भी ले सकते हैं. पहले रूल ये था कि जो बिजनेस का नेचर सेम है, 2 कपड़े की, उनका एक ही लेना पड़ेगा, जो दूसरी स्वीट्स की उसका अलग. बट अब ऐसा कोई झंझट, अब कोई झंझट नहीं. विद इन स्टेट सारे ब्रांचेस का अलग अलग लेना चाहो, चाहे बिजनेस का नेचर सेम हो या अलग, अलग अलग लीजिए. कंबाइन करना चाहे एक रजिस्ट्रेशन, वो भी अलाउड. वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25 में आया. A person who is not liable to be registered section 20 to 24, जो कंपलसरी में फॉल नहीं करता, ना टर्नओवर वाले में ना ट्रांजैक्शन वाले में, वो किस में जाता है, वॉलेंटरी वाले. May get himself registered voluntarily. In case of voluntary registration, all provision of this act as are applicable to a registered person shall apply to voluntarily registered person. However, once a person obtain voluntarily registration, ये मैंने आपको दुखद सूचना कल दे दी थी कि जीएसटी में एक बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका लिमिट है, थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट मान लो 20 लाख, लेकिन आपने 8 लाख के बाद रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो बाकी जो एग्जेम्पशन बची 12 लाख की वो वेस्ट हो गई. अब 8 लाख के बाद जो भी बिल कटेंगे उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा. लेट मी ड्रिंक वाटर. ओके, तो आइए वापस. However, once a person obtains voluntary registration, he has to pay tax even though his aggregate turnover does not exceed 20, 10 or 40. ये हम पढ़ चुके हैं, दुखद सूचना. Distinct person, establishment of distinct person. A person who has obtained is required to obtain more than one registration wherein one state, union territory or more than one state territory
shall in respect of each such registration be treated as a distinct person। ये हम जीएसटी के चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हैं कि सप्लाई 3 लोगों को जीएसटी में की जाती है, या तो सेल्फ को, या फिर रिलेटेड को, या स्ट्रेंजर को। तो जो एक बिजनेस की 2 ब्रांचेस होंगी जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग होंगे, उन्हें हम क्या मानेंगे? स्ट्रेंजर। यही डीम्ड सप्लाई में रूल आपको पढ़ाया था, डीम्ड कंसिडरेशन, कि अगर हम अपनी ही ब्रांच को माल ट्रांसफर करें जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है, तो ऐसे केस में से डीम्ड सप्लाई मान लेते हैं, बिकॉज उसे क्या माना जाता है? स्ट्रेंजर। तो वही रूल यहां पर समझा रहा है आपको कि अगर किसी जीएसटी के किसी पर्सन का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ब्रांचेस का अलग अलग है, तो जीएसटी में उनको हमेशा सेपरेट पर्सन की तरह माना जाएगा। यानी कि आपस में अगर गुड्स ट्रांसफर हुए तो क्या लग जाएगा? जीएसटी। गवर्नमेंट कितनी बदमाश है देखो, जब गुड्स ट्रांसफर की बात आई तो बोल दिया रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक करेंगे जिससे कि जीएसटी मिल जाए ब्रांच ट्रांसफर में भी। और जब एग्रीगेट टर्नओवर की बात आई तो ये नहीं बोला रजिस्ट्रेशन नंबर से निकालेंगे अलग अलग, तो बच जाते लोग रजिस्ट्रेशन से, तो उसे पेन नंबर से कनेक्ट कर दिया कि इसको हम पेन नंबर से निकालते हैं, जिससे कि जैसे ही पेन नंबर सारी ब्रांचेस का जुड़ेगा तो जीएसटी में लायबिलिटी आ जाएगी रजिस्ट्रेशन की, और हो सकता है कंपोजिशन स्कीम ना मिले। एग्रीगेट टर्नओवर सबका निकल गया ऊपर, तो किसी को भी कंपोजिशन नहीं मिलेगी। कंपोजिशन में गवर्नमेंट को टैक्स कम रिकवर होता है। खैर जो है सो है। तो मोहन अ चार्ट अकाउंटेंट एज अ रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इन दिल्ली, ही हैज आल्सो ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज न्यूली ओपन ब्रांच ऑफिस। तो उसका एक दिल्ली में ब्रांच है, एक वेस्ट बंगाल में। तो जीएसटी में अब दोनों को 2 अलग पर्सन माना जाएगा, स्ट्रेंजर, डिस्टिंक्ट। मतलब एक अगर सर्विस दूसरे को देगा तो डीम्ड सप्लाई की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा। मोहन shall be treated as distinct person in respect of registration in West Bengal and Delhi. पेन मस्ट बी ऑब्टेन फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए तो पेन नंबर लेना मैंडेटरी है। नीचे कलरफुल नोट्स आ रहे हैं। कलरफुल मतलब ये अमेंडमेंट है, ये नए पॉइंट्स ऐड हुए हैं जो लास्ट अटेम्प्ट तक ऐड नहीं थे। जीएसटी में हर अटेम्प्ट में काफी सारा पार्ट नया जुड़ जाता, मतलब एक तो पूरा चैप्टर ही नया आ गया आपके में। इसके अलावा बहुत सारे जो कलरफुल आपको देख रहे हैं ये सारे वो थे जो पिछले अटेम्प्ट तक एप्लीकेबल नहीं थे, और अब जो अटेम्प्ट आने वाला है उसमें ऐड हो गए। मतलब जीएसटी तो हर 6 महीने में अटेम्प्ट वाइज काफी सारे प्रोविजन उसके ऐड हो जाते हैं। तो भगवान ना करे ऐसा हो कि ये अटेम्प्ट आपका ना निकले, भगवान करे अब सारे बच्चों का अटेम्प्ट निकल जाए। लेकिन अगर किसी का नहीं निकला तो जीएसटी में ये जो बुक है चेंज हो जाएगी, और इनकम टैक्स की तो पूरी चेंज हो जाएगी। असेसमेंट ईयर बदलते ही इनकम टैक्स की बुक्स बेकार हो जाती। जैसे होता है ना, सेकंड हैंड बुक्स मार्केट में बिक जाती हैं। आपने कभी ट्राई किया हो या सुना हो कि अगर आपकी अकाउंट्स की बुक है, चाहे वो बीकॉम की हो, चाहे वो ये सीएबीए वाली हो, अगर वो बुक ली है आपने किसी पब्लिकेशन की, तो आप मार्केट में उसे बेचने जाएं तो वो सेकंड हैंड बिक जाती है। इनकम टैक्स की अगर असेसमेंट ईयर चेंज हो गया तो फिर सेकंड हैंड 0 वैल्यू की, उसे कोई नहीं खरीदता। तो इसीलिए इनकम टैक्स की बुक्स की रीसेल वैल्यू बिल्कुल नहीं होती, बट क्योंकि वंस ईयर हैज बीन चेंज दिस बुक इज वेस्ट। मतलब मेरे पास इतनी सारी रखी है ना, इतनी सारी। अगर मैं अकाउंट्स या कॉस्ट या लॉ पढ़ा रहा होता तो आधी तो बुक्स प्रिंट ही नहीं करानी पड़ती, जीएसटी की पुरानी रखी रहती, इतने सालों की इतनी सारी इकट्ठी। लेकिन वो मेरे लिए एकदम स्क्रैप हो जाती, किसी काम की नहीं। अगर 3 बुक भी एक्स्ट्रा बचती है मेरे पास, या 4 बुक बची या 10, दे आर यूजलेस, किसी काम में नहीं जाती। ठीक है, कबाड़ी को मैं देता नहीं। तो आइए अब आते हैं नए प्रोविजंस पर जो हमारे पास कलरफुल है। आइए रजिस्ट्रेशन में स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के बारे में कुछ नई बातें आ गई। जैसे 30 दिन का था वो 90 दिन का कर दिया, वो यहां लिखा हुआ है। द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यूड टू सीटीपी मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन। या तो आप खुद से लिख के दें मुझे 10 दिन काम करना है बस, तो 10 दिन तक वैलिड है, या फिर वो वैलिड रहेगा आपका 90 डेज तक फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप लिखते हैं कि मुझे ये नहीं पता कि नंबर ऑफ डेज कितनी मैं यहां पर सर्विस दूंगा, 10 दिन 20 दिन 1 महीना, तो गवर्नमेंट की फिक्स लिमिट है 90 डेज विच एवर इज अर्लियर। तो आपने खुद से लिख दिया 20 दिन, तो 20 दिन बाद बेकार हो जाएगा, और खुद से डेट अगर टाइम मेंशन नहीं किया है तो ऑटोमेटिक 90 डेज बाद इनफेक्टिव हो जाता है। दोबारा करा लो। CTP and non-resident taxable person shall apply for registration at least 5 days prior to the commencement of business. PAN is not necessary for non-resident. Advance deposit of tax 5 दिन पहले एडवांस जमा कराना पड़ता है। CTP और NRTP shall at the time of submission of application for registration under 25(1)
make an advance deposit of tax in an amount equivalent to the estimated tax liability of such person for the period for which the registration is sought. TRN मिलता है ना, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर, तो बाकी कोई कंप्लाइंस नहीं करना पड़ता, बस टैक्स जमा कराओ TRN से और आपका झंझट खत्म. A person applying for registration as a CTP shall be given a TRN by the common portal for making advance deposit of tax in accordance with the provision of section 27. Credit of advance deposit to the electronic cash ledger. ये कैश लेजर क्या होता है चैप्टर 8 में आपको पढ़ाया जाएगा. यहां क्या समझा रहा है कि मान लीजिए मैं हूं एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और मैं किसी का इवेंट करने जा रहा हूं और 10 लाख की फीस है, ठीक है, बायर से 10 लाख रुपए मुझे लेने हैं और उसका जीएसटी बन रहा है 18% से 1,80,000. तो हमने कहा भाई 5 दिन पहले में जीएसटी जमा कराना है, तो हमने उस बायर से 1,80,000 ले लिए. हमने कहा 10 लाख की फीस बाद में दे दियो, हम तो ले लेंगे बाद में, बट गवर्नमेंट नहीं मान रही, तो मुझे इसको एडवांस जमा कराना. तो हमने बायर से या रिसीवर से 1,80,000 रुपीज लिए और गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स जमा करा दिया. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इट इज से. दिस इज सेइंग कि जो मैंने 1,80 जमा करा दिए वो किससे टैक्स लिया? बायर से. तो उसे 1,80 का क्रेडिट बायर अभी ले सकता है. बायर को तो क्रेडिट मिलता है, जो टैक्स देता है उसको. मैं तो सप्लायर हुआ, मैं तो उससे टैक्स लेके गवर्नमेंट को जमा करूंगा. तो जिससे टैक्स लिया जाता है क्रेडिट किसे मिलता है? उसे. तो रूल ये कहता है कि अगर एडवांस में टैक्स जमा हो गया तो जो बायर है वो एडवांस में क्रेडिट भी ले सकता है, वो उसके क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. आईटीसी का ऑनलाइन एक लेजर होता है, जब भी गवर्नमेंट को आप टैक्स जमा कराते हैं तो उसका ऑटोमेटिक डिटेल आईटीसी जो हमारा बनता है वो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं. जैसे आप लोग जाएं और अपना पैन नंबर डाल के आईटीसी चेक करें तो आपके नाम पे देखेगा कितना आईटीसी आपने दिया है, 0 दिखाई देगा, मत दिखाई देखना, मैं पहले बता देता हूं. बट जो लोग बिजनेसमैन हैं, अगर मैं किसी का टैक्स जमा कराऊंगा तो वो उसके अकाउंट में एज अ क्रेडिट शो होता है. वो कैसे शो होता है एक्सेट्रा चैप्टर 8 में आ जाएगा. बट ये कह रहा है कि एडवांस देने पर आईटीसी मिल जाता है. The amount deferred in section 27(2) shall be credited to the electronic cash ledger of such person and shall be utilized in the manner provided in section 49. कैसे यूटिलाइज करेंगे? सेक्शन 49 वो हमारा चैप्टर नंबर 6 में आएगा. Amendments of registration. A registered person may need to make some amendments in the registration application. अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए. वो पढ़ने से ऐसा लग रहा है जैसे कि रजिस्ट्रेशन के टॉपिक में अमेंडमेंट है, वो सर्टिफिकेट वर्ड रह गया है. तो ये है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया और हमारे सर्टिफिकेट में कुछ चीज हमें चेंज करानी है, अमेंड करानी है या हटानी है, तो उसको भी आप गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देकर ऐड करा सकते हैं, पुरानी चीज हटा सकते हैं, एक्सेट्रा. 2 तरह के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में डिटेल्स होती हैं. एक होती है कोर फील्ड्स. कोर फील्ड मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे आपका पैन नंबर, बिजनेस का नाम, एड्रेस, एक्सेट्रा. एक होती है नॉन कोर फील्ड. तो कोर फील्ड्स के लिए तो प्रॉपर ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ती. आप ऑनलाइन सबमिशन करेंगे, एप्लीकेशन जाएगी ऑफिसर के पास, वो चेक करेगा कि हाँ चेंज कर रहे हो, सही है गलत, अप्रूवल देगा तब चेंज होगा. नॉन कोर फील्ड्स में आप जब चाहे घर पे बैठे बैठे चेंज कर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती. उसी के बारे में बात हो रही है. A registered person may need to make some amendment in the registration application. There are 2 categories of details in registration application: core field and non-core field. Core fields are name of the business, legal name if there is no change in PAN, addition, deletion of stakeholders, principal place of business other than change in state, or additional place of business other than change in state. तो ये तो सारी बोली जाती हैं core fields, और बाकी सारी क्या है? non-core fields. All other fields are non-core field as email, phone number, etc. In case of change in core fields, the application will be filed within 15 days of change and proper officer can amend within next 15 days. आप चेंज करके ऑफिसर को बता देंगे कि मैंने ये चेंज किया है और उसे लगेगा कि हाँ ये चेंज जेन्युइन है, तो अगले 15 दिन में वो उसे यस या रिजेक्ट भी कर सकता है. नॉन कोर फील्ड्स में कोई अप्रूवल नहीं चाहिए. पेमेंट ऑफ टैक्स में टीडीएस की रेट 2%, 11% और टीसीएस की रेट है 1%, 0.5. क्लैरिफिकेशन आ गए आपके पढ़ने के लिए. ये मैंने आपसे कहा था कि आप पढ़ लीजिएगा, इनको हम डिस्कस कर लेंगे. वैसे क्लैरिफिकेशन में पढ़ा चुका हूं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 24 में एक पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था, इंटर स्टेट सप्लायर वाला, पॉइंट नंबर 5.
कि भाई अगर आपको इंटर स्टेट गुड्स या सर्विस देनी है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी था, उसके एक्सेप्शन भी पढ़ाए थे मैंने आपको। गुड्स के केस में हैंडीक्राफ्ट को नहीं करना, सर्विस के केस में सबके लिए एग्जेम्पशन है, सिर्फ जॉब वर्कर्स जो प्रेशियस मेटल काम करते हैं उनके लिए नहीं। ये तीनों क्लैरिफिकेशन उसी बारे में बात कर रहे हैं। देखो पहला वाला हैंडीक्राफ्ट का है, उसमें इंटर स्टेट के केस में 20 लाख की एग्जेम्पशन आ गई है, ये पढ़ लीजिएगा वरना मैं डिस्कस कर लूंगा। सेकंड जॉब वर्कर के लिए है और तीसरा है अदर टैक्सेबल सर्विसेज के लिए। ये तीनों पॉइंट उसी डायग्राम का डिटेल है, इसे रीड कर लीजिएगा, समझ आ जाएगा, अदरवाइज आई विल हेल्प यू। नीचे अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया है, पूरा प्रोसेस जैसे बता था ईमेल आईडी ओपन करते हैं वैसे बताया जा रहा है। तो देखो पार्ट 1 क्या कहता है। सबसे पहले क्या बताया कि जिनको रजिस्ट्रेशन कराना है पोर्टल पे जाएंगे, अपना एक ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर, पैन नंबर, आधार देंगे, जिससे आपको एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। Every person liable to get registered and person seeking voluntarily registration shall before applying for registration declare his PAN, mobile number, email, state, union territory in part A of form GST registration 01 on GST common portal। पैन और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वैलिडेट करेगा सिस्टम, पैन नंबर को इनकम टैक्स के डेटा से चेक करेगा, ईमेल आईडी फोन नंबर पे ओटीपी भेज के चेक करेगा। पैन वैलिडेटेड बाय कॉमन पोर्टल फ्रॉम सीबीडीटी डेटाबेस। तो पैन नंबर किससे होगा वेरीफाई? सीबीडीटी के डेटाबेस से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी कि जहां से इनकम टैक्स का सारा डेटा इकट्ठा होता है। मोबाइल नंबर और ईमेल को ओटीपी से वेरीफाई कर लेगा। इसके बाद आपको टीआरएन नंबर दे देगा। तो जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और नॉन रेजिडेंट, उसको टीआर नंबर मिलने के बाद टैक्स जमा करके कहानी खत्म। नॉर्मल को ये बाकी सारा भी करना पड़ता है। is generated and communicated to the applicant on the validated mobile number and email ID। आपका TRN नंबर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर पहुंचा दिया जाएगा। अब यूजिंग TRN एप्लीकेशन shall electronically submit application in पार्ट बी। अब पार्ट बी में हम लॉग इन करेंगे TRN नंबर डालकर, आईडी डालकर, पासवर्ड डालकर उसका, और उसके बाद पोर्टल ओपन होगा हमारी एप्लीकेशन सबमिट के लिए। पार्ट बी में along with specified documents at the common portal on receipt of such application an acknowledgement in the prescribed form shall be issued to the applicant electronically। Casual taxable person applying for registration gets a TRN for making an advance deposit of tax in his electronic cash ledger and an acknowledgement is issued only after said deposit। जमा करने के बाद उसका प्रूफ मिल जाता है। तो ये है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन प्लस किसके लिए? नॉन रेजिडेंट, दोनों के लिए यहां पर कहानी खत्म हो जाती है। एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्ड टू द प्रॉपर ऑफिसर। बाकी केस में डॉक्यूमेंट सबमिट कर हम भेज देते हैं, एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, ऑफिसर के पास पहुंच जाती है। और हमारे जाने के बाद अब आएगा पार्ट 2। पार्ट 2 बताएगा कि ऑफिसर को अब उसे क्या करना होता है। पार्ट 2 देखिए, प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड अकम्पेनिंग डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन की डिटेल और डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक करेगा। इफ द सेम आर फाउंड इन ऑर्डर, दो ही बातें होंगी, या तो ये सही मिले होंगे या नो। तो अगर सही मिल गए तो नीचे एरो बनाए देखो, विद इन 3 वर्किंग डेज आपको क्या मिल जाएगा? रजिस्ट्रेशन यस। प्रॉपर ऑफिसर विल ग्रांट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन फॉर्म नंबर GST 06, रजिस्ट्रेशन 06, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। और साइड में लिखा है नो, अगर नहीं है तो वो ऑब्जेक्शन लगाकर आपके पास वापस भेजेगा। प्रॉपर ऑफिसर इश्यू नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम एप्लीकेशन डेट, thereby seeking clarification, information or documents from the applicant। If applicant has furnished the clarification, information or document within 7 working days, और हमें 7 दिन का टाइम देगा कि आप अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट कर दीजिए। हम जिस दिन सबमिट कर देंगे उसके बाद उसके पास 7 दिन का टाइम होगा उसे अप्रूव या रिजेक्ट करने का। यस करेंगे या तो हम नहीं करेंगे। अगर हमने नहीं भेजा 7 दिन में तो एप्लीकेशन हो गई रिजेक्ट। अगर हमने भेज दिया तो या तो वो सेटिस्फाइड अभी भी होगा या तो नहीं होगा। नहीं होगा तो एप्लीकेशन अब रिजेक्ट, दोबारा नहीं आया क्लैरिफिकेशन। और अगर वो सेटिस्फाइड हो गया तो 7 डेज के अंदर अंदर हमारा क्या हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन। तो हमने फ्लो चार्ट बनाया है, फ्लो चार्ट की तरह से आपको प्रोसेस सिखाया है। थ्योरी में भी इसे पॉइंट पर बनाकर हम लिख सकते हैं, डायग्राम तो आपको समझ इजीली आ ही जाएगा। यहीं पर डीम रजिस्ट्रेशन वाला प्रोविजन भी मैंने आपको बताया था, जो 3 डेज और 7 डेज का टाइम है। उस केस में अगर कुछ नहीं कहता डिपार्टमेंट, साइलेंट है, तो डीम रजिस्ट्रेशन। Clarification includes modification, correction of particulars declared in the application for registration other than PAN, state, mobile number and email ID। Clarification में इन चीजों के बारे में आपसे डिपार्टमेंट पूछ सकता है या आप सबमिट कर सकते हैं। Deemed approval of application, ये आ गया प्रोविजन। If the proper officer fails to take any action within 3 working days, तो वो क्या बन जाएगा? डीम रजिस्ट्रेशन, पहले वाली सबमिशन के बाद। और अगर क्लैरिफिकेशन ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट में हमने दी है एप्लीकेशन,
तो सबमिट के 7 दिन के अंदर नहीं देने पर बन जाएगा डीम्ड रजिस्ट्रेशन। Within 7 working days from the date of receipt of clarification, information or document furnished by the applicant, the application for grant of registration shall be deemed to have been approved. Let us recapitulate, मतलब हम इसे रिवाइज कर रहे हैं। नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन, देखो ये सब ना पढ़ चुके हैं, तो हम इसे टेक्निकली रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। देखो सारे पॉइंट्स मैंने पढ़ा दिए हैं। द रजिस्ट्रेशन, ब्लर हो रहा है मेरे में, साफ नहीं आ रहा, एक सेकेंड, ओके, हाँ ठीक। रजिस्ट्रेशन इज जीएसटी इज पेन बेस्ड एंड स्टेट स्पेसिफिक, one registration per state. However, a business entity having separate business vertical in state may obtain registration for each of such business vertical. जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटीआईएन 15 डिजिट नंबर का होता है, जिसमें 10 होती हैं आपकी पेन नंबर, जो 10 नंबर का पेन नंबर है वो होता है। स्टार्टिंग में स्टेट का कोड होता है, पीछे डीलर्स या मैन्युफैक्चर सप्लायर सर्विस का या गुड्स है उसके बारे में बताते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेटिंग देयर इन द जीएसटीआईएन इज मेड अवेलेबल टू द एप्लीकेंट ऑन द जीएसटीआईएन कॉमन पोर्टल। Registration under GST is not tax specific. That is single registration for all the tax. चाहे CGST देना हो, SGST, सिंगल रजिस्ट्रेशन होता है। पर्सनल लायबिलिटी रजिस्ट्रेशन किन्हें कराना है? जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 10, 20, 40 के ऊपर हो। Who are registered under earlier law, जो पुराने वाले लॉ में हो, ये सेक्शन 24 पॉइंट आ गया। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, सक्सेशन वाले में कराना जरूरी है, अमलगामेशन में कराना जरूरी है, ये हम पढ़ चुके हैं। एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकलता है उसका डायग्राम है, रिवीजन कराना है पूरे चैप्टर का एक पेज में। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 किस पे लगता है उसके पॉइंट लिख दिए। किनको नहीं कराना ये भी लिखा हुआ है। ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नॉर्मल वाली, ये भी लिखी हुई। ये है हमारा चैप्टर 7 और ये हमारा हो गया है कंप्लीट। ठीक है, प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस, बुक मिलने वाली है। मैंने आज भी उस बाइंडर से बात करी है, उसके यहाँ भी स्टाफ काफी कम है, लेबर भाग गए हैं, बड़ी मुश्किल है, मटेरियल नहीं मिल रहा। बट हाँ, एज सुन एज पॉसिबल आई पर्सनली फील कि आप लोग थर्सडे को, आई होप सो थर्सडे को या अदर थर्सडे नहीं, फ्राइडे को तो पक्का आप लोगों को बुक्स मिल जाएंगी। उससे फिर आपको भी प्रॉब्लम पढ़ना और सॉल्व करना इजी हो जाएगा और मेरे लिए भी उसको डिस्कस करना इजी हो जाएगा। तो अभी चैप्टर पढ़ो, फिर चैप्टर 1 से लेकर आप जितने हैं उन सब की प्रॉब्लम, सबके केस लॉ जैसे बुक्स आ जाएंगी उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया चैप्टर 7। इसके बाद पढ़ाऊंगा चैप्टर 8 और उसके बाद आएंगे चैप्टर 5.1, 5.2, 5.3 और चैप्टर 6। वो जीएसटी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे इनकम टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी एंड अदर सोर्स। वैसे ही जीएसटी में वो जो बीच के हमारे 4 चैप्टर हैं, चैप्टर 5.1, 5.2, 5.3 और 6, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट बिकॉज दे आर डिपेंडेंट अपॉन चैप्टर 7 और 8, तो इसीलिए मैं पहले 7 और 8 पढ़ना पड़ रहा है। जैसे 8 पढ़कर मैं आपको 5.1 पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आएगा कि बिना 8 पढ़े हमें 5.1 समझ नहीं आ सकता था। ओके, तो सी यू वेरी सून अगेन, गुड डे।